एलियंस। जब भी ये शब्द दिमाग में आता है तो बहुत कुछ चलने लगता है, बहुत सारे प्रश्न उमड़ने लगते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि क्या वो हैं भी या नहीं हैं, तो मिलने क्यों नहीं आते भाई, चिट्ठी विट्ठी क्यों नहीं लिखते। कुछ लोगों का मानना है कि वो हैं पर हमें अभी तक मिले नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको हमसे मिलने की जरूरत ही नहीं है, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंचे, उनकी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी कि वो स्पेस की यात्रा करके या किसी भी प्रकार से हमसे संबंध स्थापित कर सकें। तो कुछ तो यहाँ तक कह देते हैं कि वो है ही नहीं, हम इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में अकेले भटक रहे हैं। लेकिन सच जो भी हो, आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये मानकर करने वाले हैं कि हो सकता है वे हैं। तो जब वो हैं तो भाई वो चाहे कितने बुद्धिमान बन जाएं, परंतु अंतरिक्ष की यात्रा में वो इंसानों को हरा नहीं सकते। अब आप कहोगे दोस्तों कि ये बता तो सही है कि भाई कैसे नहीं हरा सकते हैं, तो बताऊंगा दोस्तों इसके बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों वैसे आप जानते होंगे कि एलियन किसे कहते हैं, जो दूसरे ग्रह पर रहते हैं हम उन्हें एलियन कहते हैं। अब वो किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, कॉकरोच भी रहता होगा ना तो वो भी हमारे लिए एलियन होगा। खैर, तो अगर जो भी एलियन है वो कितने भी बुद्धिमान हो जाएं, पर कुछ ग्रहों पर मौजूद भौतिक बाधाएं होती हैं जो उन्हें अंतरिक्ष में यात्रा करने से रोकती हैं। ये बाधाएं वे कारक हैं जो अंतरिक्ष की उनकी जो खोजबीन करने की चाहत है उनको ध्वस्त कर सकती हैं या कई हद तक प्रभावित भी कर सकती हैं। और ये बाधा है पलायन वेग, जिसे हम इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इस वेलोसिटी के कारण ही हम लॉन्च कर पाते हैं कोई भी सैटेलाइट हो गया, कुछ भी यान वगैरह जो भी करना है उसके लिए इतनी वेलोसिटी होना जरूरी है। कितनी वो मैं बताऊंगा। पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि अगर हम किलोमीटर पर आवर में देखें तो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे भी अधिक हो सकती है। और ये क्यों जरूरी है, तो भाई हर एक प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो पृथ्वी का भी है। तो अगर आप इससे अधिक की स्पीड से जाओगे तो पृथ्वी आपको खींच नहीं पाएगी वापस, आप एकदम बाहर ही चले जाओगे स्पेस में। लेकिन अगर आप इससे कम की गति से जाते हो तो आप वापस ही पृथ्वी पर आ जाओगे। अगर आप किसी प्रकार कोई डिल्ला, जिसे हम पत्थर कहते हैं, वो अगर इतनी स्पीड से आसमान में ऊपर फेंकते हो तो वो कभी लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगा। लेकिन ससुरी दिक्कत तो यही है, हम कितना भी घी खा लें पर इतनी स्पीड से तो फेंक ही नहीं सकती हैं। अच्छा, अब एक और चीज है, ये पृथ्वी के हिसाब से है, हर एक ग्रह की जो एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग होगा वो अलग अलग होगा। ये डिपेंड किस पर करता है, उसके मास पर और उसके ग्रेविटेशनल पुल पर। तो मास तो भाई आपका जो कितना भी अगर डेंस होगा ना ग्रह, तो उसका ज्यादा मास होगा, ज्यादा उसका गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। तो अभी तक जितने भी हमने सुपर अर्थ खोजे हैं ना, वो सभी पृथ्वी की तुलना में अधिक भारी और उनका गुरुत्वाकर्षण भी अधिक है, और ये लगभग पृथ्वी से 10 गुना अधिक है। तो अगर उन जीवों को जो वहाँ पर रहते हैं एलियंस, उनको अंतरिक्ष में यात्रा करनी है तो उनको सोचो कितने ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई ऐसा कौन सा इंजन वो बनाएंगे जो इतनी स्पीड से उनको ट्रेवल करवा पाएगा, जिसका अर्थ है कि वो कुएं के मेंढक बन के ही अपना जीवन यापन करेंगे, वो कभी अंतरिक्ष में जा नहीं पाएंगे। तो जितना भी बड़ा ग्रह होगा ना, जितना भी डेंस होगा, वहाँ पर एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और पिछले वीडियो में मैंने यही आपको बताया था कि हम कैसे चंद्रमा को लॉन्चिंग पैड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हम मंगल पर जाएंगे तो पहले उससे मंगल के भी हम चंद्रमा पर उतरा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा छोटे होती हैं, डेंस कम होता है, गुरुत्वाकर्षण कम होता है, जिस कारण से वहाँ से लॉन्च करना, लैंडिंग करना दोनों ही ईजी होता है। तो एक डॉक्टर साहब हैं क्विरोगा, इन्होंने सौरमंडल के बाहर के कुछ ग्रहों के लिए आवश्यक संभावित पलायन वेग की गणना की है। इसके अनुसार 2.2 के फैक्स मान वाले ग्रह पर अंतरिक्ष की यात्रा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब एक सवाल आएगा आपके दिमाग में, जिसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे मान लो आप कहोगे पहले ट्रेन इतनी स्पीड से चलती थी, उसके बाद और ज्यादा तेज स्पीड से चलने वाली आई, बुलेट ट्रेन आ गई, फिर ये आ गया, वो आ गया, तो क्यों हम उतनी स्पीड को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका भी उन्होंने जवाब दिया है कि वे ईंधन के किसी भी संभावित मात्रा का उपयोग कर लें पर ग्रह को छोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। मतलब आप कौन सा भी फ्यूल यूज कर लो, लेकिन आप उतनी जो फोर्स है, उतनी गति है, वो प्राप्त कर ही नहीं पाओगे इस ईंधन से। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा लेकिन है कि हम जिन ईंधन को जानते हैं कि उन्हीं की बात है कि भाई उससे हम इतना फोर्स या गति जनरेट नहीं कर सकते। हो सकता है वो कुछ नया तरीका निकाल लें भैया, हो सकता है कि वो
जो हम एटम बम की इतनी एनर्जी को एक दूसरे को नष्ट करने में यूज़ करते, हो सकता है वो अलग तरीके से इसको यूज़ करें और अपनी गति को एनहांस कर सकें। हम ईंधन से क्या लेते हैं, एनर्जी ही तो लेते हैं, तो एनर्जी तो किसी भी चीज़ से मिल सकती है, तो एटम बॉम्ब से भी तो एनर्जी ही निकलती है। तो उस एनर्जी को अगर हम ऐसे यूज़ करें तो कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करना आना चाहिए। हम कंट्रोल उतना नहीं कर पाते उसे। साथ ही साथ उनके दुष्प्रभाव भी देखने पड़ते हैं। अब जैसे कि हमने हाइड्रोजन कार चलाने की सोची, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई हाइड्रोजन को अगर गैस टैंक में भर के रखेंगे तो वो तो भाई चलता फिरता है, हाइड्रोजन बॉम्ब हो जाएगा। तो लेकिन ये है कि हमेशा चीज़ें बदलती रहती है, हम इवॉल्व करते रहते हैं। हो सकता है वो लोग कुछ ऐसी नई तकनीक निकाल लें, मेरा ऐसा मानना है कि जिससे वो कर सके। लेकिन फिलहाल हमें ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं है कि कोई एलियन मिल गया, पकड़ के पूछे और ससुरे बता तू कौन सा ईंधन यूज़ करता है। जब तक हमें कोई ऐसा बंधु बांधव मिला नहीं है तब तक तो हम यही मानेंगे कि उनके लिए कोई भी सुपर अर्थ को छोड़ना या फिर उसमें वापस प्रवेश करना दोनों ही असंभव है। लेकिन भारतीयों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। रिसेंटली आपको पता होगा हमने गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बारे में A to Z जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर से देखिए।